सभी एनएम बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो आपका एमसीक्यूज़ पेपर सेट 1 है उसके हम 50 क्वेश्चन के बारे में हम आपको उनका सही एक्सप्लेनेशन और उनका सही आंसर हम वीडियो में बताएंगे। तो जो भी एनएम बहनें देख रही हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल पहली बार आई है सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है। ऑप्शन है ए, बी, ई और सी। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पित्त स्राव को बढ़ाता है? तो कौन सा अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास का कौन सा कार्य है? तो अग्नाशय जो होता है ये मिक्स ग्लैंड्स होती है। अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो अग्नाशय का एक काम होता है कि ये जो जब भी हमारे फैट में हमारे डाइट में फ़ैट होता है उसको डाइजेशन के लिए एक प्रक्रिया होती है चोलागेन जो होती है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है उसको संकुचित करके ये पित्त के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन था अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पित्त स्राव होने को बढ़ाता है? तो इसमें ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो है कोलिरेक्टिक क्रिया, हाइड्रोट्रॉपिक क्रिया, चोलागोन क्रिया और पायसीकरण। तो इसका सही आंसर है चोलागोन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इनमें से कौन सा कार्य यकृत का है? यकृत यानी लीवर का कौन सा कार्य? जो ऑप्शन है उसमें कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पित्तरस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस और कोलिसिस्टोकाइन का श्रावण करना। तो देखिए, इसका सही आंसर है प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्से की बात हो रही है। तो ये जो ऑप्शन है वो चूँकि हिंदी में है तो लद्वांत, मध्यांत, पाचांत, उपांत्र। तो सबसे जो अंतिम का हिस्सा जो होता है इसमें ये होता है लवांत्र, जिसको हम इंग्लिश में इलियम बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो औषधि का जो अवशोषण है वो किस भाग में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है आपका बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो देखिए, बड़ी आंत में ये पानी का ज़्यादा अवशोषण होता है। वाटर कंटेंट जो होता है स्टूल में, फीकल मैटर में, वो बड़ी आंत में होता है। आमाशय जो होता है यानी कि स्टमक, इसमें सारे डाइजेस्टिव जूस आ जाते हैं और 2-3 घंटे खाना स्टमक में पड़ा रहता है। पित्ताशय से सिक्रेट होता है पित्त। सही आंसर है छोटी आंत। तो छोटी आंत में विलीज होती हैं छोटे छोटे, वो विलीज से सारा जो भी हमारा जो भोजन के ताकतवर जो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सभी चीज़ छोटी आंत से ही अवशोषित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहे तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया से पीड़ित बच्चे में क्या दिखाई देगा? इसमें जो ऑप्शन है, भार में कमी, मांसपेशियों में ह्रास, सक्रियता के स्तर में कमी। ऑप्शन डी है बी और सी या दोनों, यानी कि मांसपेशियों में ह्रास और सक्रियता के स्तर में कमी। तो चूंकि बच्चा जब एनीमिक रहेगा तो एनीमिक में सक्रियता के स्तर में कमी मिलेगी, साथ ही साथ मांसपेशियां भी उसकी डिके होंगी। और क्वेश्चन नंबर 7 है, शिशु में तेज दस्त में देखे जाने वाला लक्षण कौन सा है? ऑप्शन, तेज दस्त में देखे जाने वाला लक्षण कौन सा है? तो लक्षण में उल्टी है, दबी हुई तालू, उदर में फैला, पीली पेशाब। तो इसका आंसर है दबी हुई तालू। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है? ऑप्शन में है सेरिब्रोएंजियोमा, ग्लियोमा, मेनिंजियोमा, विल्म ट्यूमर। तो इसका सही आंसर है ग्लियोमा। ग्लियोमा जो होते हैं सबसे कॉमनेस्ट टाइप के ट्यूमर होते हैं, सबसे ज़्यादा यही ट्यूमर होता है मस्तिष्क ट्यूमर की अगर हम बात करें तो। और क्वेश्चन नंबर 9 है, रेबीज़ रोधी टीके में उसका रेबीज़ रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? कहाँ पर वो लगना चाहिए? तो ऑप्शन में कूल्हे की पेशी या नितंब पेशी, बी है कंधे की त्रिकोणी पेशी, सी है पेट की अग्र दीवार, डी है जांघ के भीतरी हिस्से। तो इसका आंसर है
ARB जो इंजेक्शन लगता है वो कंधे की त्रिकोणी पेशी पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है लाल रक्त AB क्वेश्चन नंबर 10 है AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है, C है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, D है न तो सार्वभौमिक रक्तदाता है न सार्वभौमिक दाता न सार्वभौमिक प्राप्तदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसीवर। तो AB वाला जो होता है वो सभी का ब्लड ले सकता है, A का ले सकता है, B का ले सकता है और O का ले सकता है, और AB का तो ले ही सकता है। तो ये सबका ब्लड ले सकता है, लेकिन अपना ब्लड केवल AB को ही देगा, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। जबकि O ब्लड ग्रुप जो होता है ये सभी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। और ब्लड क्वेश्चन नंबर 11 है वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहाँ पाया जाता है, यानी कि हेमेटोपोइसिस यानी कि जो RBCs बनती हैं वो कहाँ बनती है वयस्क में। तो ऑप्शन में जिगर, तिल्ली, लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, यानी कि लीवर में बनता है या फिर स्प्लीन में बनता है या रेड बोन मैरो में बनता है या येलो बोन मैरो में बनता है। इसका आंसर है लाल अस्थि मज्जा, यानी कि रेड बोन मैरो में। या आपने देखा हो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो हड्डी को चबा चबा कर खाते हैं, जो बड़ी हड्डी के बीच में जो खोली जगह होती है वहाँ बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है, वहाँ पर हमारा RBCs बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग RBCs की यहाँ होती है। और लोग हड्डियाँ चबा चबा कर खाते हैं या उसको पी जाते हैं, वो RBCs को उसको पी जाते हैं। और एसए नोड कहाँ होता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है एसए नोड कहाँ होता है। ऑप्शन है दायां अलिन, ऑप्शन बी है दायां निलय, बायां अलिन, बायां निलय, यानी कि राइट एट्रियम में एसए नोड होता है। आंसर है इसका दायां अलिन। क्वेश्चन नंबर 13 एक 20 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। सिस्टोलिक की बात हो रही है, सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होता है। और वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ऑप्शन है 140/100 mmHg, 220/80 mmHg, और ऑप्शन सी है 120/90 mmHg, ऑप्शन डी है 120/80 mmHg। तो इसका सही है 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 15 है यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदक है। जो रक्त यकृत हेपेरिन का निर्माण करता है, मैं आपको बता दूं हेपेरिन जो होता है ये रक्त लीवर में बनता है, और हेपेरिन का कार्य होता है जो ब्लड हमारी खून की नलियों से बहता है उसको जमने से, खून की नलियों के अंदर जमने से हेपेरिन उसको रोकता है। तो ये इसका निर्माण लीवर में होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिए हुए थे रक्त द्वारा यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन है हेपेरिन। और क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन में है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के यानी क्लोटिंग में मदद करते हैं। क्या छोड़ते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो देखिए फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये प्लेटलेट से नहीं निकलते। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन ये प्लेटलेट से छूटता है, प्रोथ्रोम्बिन बाद में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो थ्रोम्बिन होता है ये जो फाइब्रिन ब्लड में घुली हुई एक प्रोटीन होता है, वहाँ जाकर जाल सा बनता है और क्लॉटिंग हो जाती है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। और मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। जो कंठ होता है जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स, तो इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और क्वेश्चन नंबर 19 है हाइपोथायराइडिज्म में कौन से हार्मोन की मात्रा के सिक्रेशन के कारण होगा। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि ऑप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन का कम होना, थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक होना, ग्रोथ हार्मोन का अधिक होना, इंसुलिन हार्मोन का कम होना। तो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि हाइपोथायराइडिज्म
थायराइड जो ग्लैंड्स होती है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा तो इसको कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसमें जो ऑप्शन है पानी, गैस्ट्रिक जूस, दुग्ध और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये गर्भवती महिलाओं में दुग्ध के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका आंसर है दुग्ध। और क्वेश्चन नंबर 21 है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी हमारे दिमाग में होती है, और एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड्स होती हैं इनको हम एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। और थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, और थाइमस ग्लैंड हमारे सीने में होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड, जब नाम ही थायराइड है तो थायरॉक्सिन वहाँ से रिलीज होता है, निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदक मेह इनमें से किसकी कमी से होता है? उदक मेह एक मधुमेह की बीमारी है, एक उदक मेह की बीमारी है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। मधुमेह और एक उदक मेह। तो मधुमेह यानी कि शुगर, तो इंसुलिन की कमी से होता है। अब ऑप्शन है इसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जिसको हम ADH बोल देते हैं। एक इंसुलिन, ग्लूकोज और ग्लूकोज कोई इसमें हार्मोन नहीं है, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, लेकिन और इंसुलिन भी हार्मोन है। इंसुलिन मधुमेह को कॉज करता है, तो उदक मेह जो होता है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को कॉज करता है। होता क्या है कि जो ADH के कारण जो पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो हमारा मूत्र बनता है किडनी में, और जब वो अधिक पानी जब होता है तो वो ADH के कारण एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस आ जाता है। और जब इसकी कमी हो जाएगी, पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा, तो ADH जो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो इसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन चूँकि होगा नहीं ADH के प्रभाव के कारण, जब इसकी कमी हो जाएगी ADH की पानी का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो इस कंडीशन में मरीज को बहुत पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं, और इसमें बार बार पेशाब जाएगा मरीज़, तो ये कंडीशन उदक मेह कहलाती है। इसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। और जो शुगर होती है यानी कि इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होती है। और अगला क्वेश्चन है 23, ओवल्यूशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ओवल्यूशन आप समझ रहे हैं, ऑप्शन है FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन एक टेस्टिस द्वारा निर्मित मर्दों में ये हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसमें जो FSH है ये हमारे दिमाग फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो होता है ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एक क्वेश्चन नंबर 24 है, अति गल ग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण है। अति गल ग्रंथिता, इसमें ऑप्शन है स्वेदन, शुष्क नाजुक हवा, अत्यावर्त, शीतल संवेदनशीलता। तो अति गल ग्रंथिता यानी कि जो हमारी गले की ग्रंथि है, ये जब ज़्यादा इसका हार्मोन रिलीज होने लगता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जब ज़्यादा होता है, इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ये इसको इन्होंने अति गल ग्रंथिता लिख दिया है। तो इसमें क्या होता है कि जो शीतल संवेदनशीलता, ये कंडीशन इसमें बन जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ये 5वें का क्वेश्चन है, सभी लोग 5वीं 6वीं का क्वेश्चन है। जब जितना हम रोटी को चबाएंगे तो लार में जो उपस्थित हमारी लार में एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसे शक्कर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अधिक चबाने पे वो रोटी मीठी लगने लगती है, वो वहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन हो जाता है ग्लूकोज में। अच्छा, तो इसका आंसर मैंने बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है पाचक ग्रंथि से, छोटी आंतड़ी से, उदर से, लीवर से। तो लीवर से बनता है, लीवर में बनेगा, लीवर में ही पित्ताशय होता है यानी कि गॉल ब्लैडर, और वहाँ से वो रिलीज़ होता है। तो आंसर है इसका D, लीवर से।
क्वेश्चन नंबर 27 है, शारीरिक विकास पेड़ से सिर की ओर होता है। विकास का यह नियम कहलाता है, भाई रट लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन है मस्काधोमुखी, निकट, दूर, सामान्य, विशेष अवस्था अनुसार, तो इसका आंसर है मस्काधोमुखी। नंबर 28 में ये कहता है, प्रतिरक्षा का एक प्रकार जो मात्र एंटीबॉडी से ट्रांसप्लेसेंटली भ्रूण को और स्तन के दूध के माध्यम से शिशु को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो उसके बचाव के लिए तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक उसकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करने हेतु तो विकसित नहीं हो जाती। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो प्लेसेंटा से उसकी मदर्स की जो एंटीबॉडी है वो जाती हैं बॉडी में, और जब तक एक्टिव रहती हैं जब तक कि खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं हो जाता। ये क्या है? ऑप्शन है सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि बाहर से आ रही हैं, यानी वैक्सीन और जो मैटरनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट होती है। नंबर है 29, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जटिलताओं में शामिल है। क्या शामिल है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुपचारित सेप्सिस, क्रेटो कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटल रिट्रैक्शन, कॉर्नियल घाव। तो इसमें क्या क्या है? तो इसका आंसर है डी 1 2 3 4। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें जो स्किन है और कंजक्टिवा है, ये जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन वाली चीज़ है वो ड्राई होने लगती है, खुश्क होने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि कॉर्निया पर घाव बन जाते हैं। तो इसमें अनुपचारित सेप्सिस, क्रेटो कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवल रिट्रैक्शन और कॉर्नियल घाव, ये चारों ही कंडीशन हो जाती हैं। तो सही ऑप्शन है डी, जिसमें 1 2 3 4 चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 36 साल की मल्टीग्रेविडा है जो 14 सप्ताह के गर्भ से है, उसे अल्फ़ा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है। एक अल्फ़ा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण का सूचक है। किसका ये सूचक है? किस कंडीशन में इसको डॉक्टर एडवाइस करेंगे? तो ऑप्शन है रीनल डिफेक्ट, कार्डियक डिफेक्ट, तंत्रिका ट्यूब दोष, GI दोष। तो देखिए यानी कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है ये उसमें इसको हम कंसल्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है। मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? बाधित जन्म प्रक्रिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जिसको बोलते हैं, संक्रमण, रक्त अल्पता, एनीमिया की कंडीशन और रक्तस्राव। तो देखिए पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH जो होता है भारत में मौत का मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति के आकलन करने हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, और इसमें ऑप्शन है वेजाइनल स्पेकुलम, वाल्सेलम, टिनाकुलम, यूट्राइन साउंड। तो इसका आंसर है डी, यूट्राइन साउंड। एक्लेम्सिया के उपचार हेतु ड्रग्स है। एक्लेम्सिया कंडीशन होती है जिसमें गर्भावस्था में BP बढ़ जाता है और कभी कभी यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, इसकी वजह से चेहरे पे सूजन वगैरह आ जाती है। तो इसमें कौन सी दवा दी जाती है? तो भाई ये रट लीजिएगा। ऑप्शन में डायज़ापाम, एस्पालिन, मैग्नीशियम सल्फेट और लेप्टालोल। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट, सही आंसर मैग्नीशियम सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदृष्टि में जाता है? HIV पॉजिटिव महिला, मोटी मेकोनियम, अभिरंजित लिंकर, इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र एवं असाधारण अनुरेखण, या उपरोक्त सभी। तो भ्रूण के रक्त का जो नमूना है जो HIV पॉजिटिव महिला है उसके लिए ये लिया जाता है। अगर HIV बच्चा भी HIV पॉजिटिव आता है तो फिर उसको हम अवॉइड करने के लिए निर्देशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के लिए परिवार नियोजन उपाय को क्या कहा जाता है? डायफ्राम क्या होता है? योनि के अंदर एक तरह की आवरण लगा दिया जाता है, तो जब पुरुष अपने सीसन से, अपने लिंग से जब स्पर्म छोड़ता है तो वो चूँकि उसको बैरियर लग जाता है, स्पर्म अंदर नहीं जा पाते यूट्रस में, तो इस कंडीशन को बैरियर विधि बोलते हैं। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है प्राकृतिक विधि, बी है बैरियर विधि, सी है अंतरा गर्भाशय निरोधक उपकरण, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसको बोलते हैं, एक है कैलेंडर विधि। तो प्राकृतिक विधि में तो देखिए स्तनपान आ जाता है, स्तनपान।
और कैलेंडर विधि जो होती है वो होती है सेफ पीरियड। और अंतरा गर्भाशय उपकरण में इंट्रायूट्राइन डिवाइस आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन है इसका बैरियर विधि, कि एक बैरियर बना देता है, रुकावट बना देता है, तो स्पर्म जा नहीं पाते, उसको पार नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन है बी बैरियर विधि। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो ऑप्शन है RH नेगेटिव पति, RH नेगेटिव पत्नी। ऑप्शन बी है RH नेगेटिव पति, RH पॉजिटिव पत्नी। ऑप्शन सी है RH पॉजिटिव पति, RH नेगेटिव पत्नी। और ऑप्शन डी है RH पॉजिटिव पति, RH पॉजिटिव पत्नी। तो सही आंसर है इसका RH सी। सही आंसर है सी, RH पॉजिटिव पति और RH पॉजिटिव पत्नी। RH पॉजिटिव क्या होता है? एक लैंडिस्टर वीनर ने रीसस मंकी में एक प्रोटीन की खोज करी थी ब्लड में, जिसको उन्होंने RH फैक्टर कहा था। और RH फैक्टर ये हमारे भारत के लोगों में जो होता है बहुत कम होता है, 3 से 4% लोगों में ये, अगर ये जिन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाले केवल 3 से 4% लोग होते हैं इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? भाई हीमोग्लोबिन में अब आप समझ लीजिए, सब आयरन बोलते हो, आयरन खाओ आयरन खाओ। हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ होती हैं, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। प्रोटीन का खाना और आयरन का खाना, तो जो लोग प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं और आयरन अच्छा खासा लेते हैं तो हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में रहता है उन लोगों में। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये सब आयरन फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें आयरन जो होता है वो धातु ज़्यादा होती है, आयरन धातु होती है। और कोविड-19 पर एक क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वस्थकर उपाय है क्या है? ऑप्शन है अच्छी तरह से भोजन करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, हाथ धोना, सोना। तो देखिए हाथ ही धोने सरकार बता रही है, हैंड सैनिटाइज करो, हाथों को धुलते रहो। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस मंत्रालय ने हाल में ही कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया? तो इसमें ऑप्शन देवा कृषि एवं किसान कल्याण। भाई वो क्यों करेंगे, वो तो बच्चों की कुपोषण की बात आ रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास, यानी कि ICDS डिपार्टमेंट जो होता है। तो इसमें मंत्रालय जो आता है आयुष मंत्रालय के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब 2 जीवित टीकों की आवश्यकता हो तो इसे दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है एक साथ विभिन्न जगहों पर, एक साथ एक ही जगह पर, IV के रूप में, दोनों एक साथ, ये सभी। तो देखिए जब 2 लाइव वैक्सीन आप देंगे तो दोनों अलग अलग साइट पर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, RCH चरण 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी है सिवाय। ऑप्शन है गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, ANM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान। सी है सुरक्षित अस्पताल या घर पर प्रसव की प्रावधान, प्रसव काल के बाद 3 जांच का प्रावधान। तो देखिए इसमें ANM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, ये गलत है। और 42 है क्वेश्चन, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? भाई सभी लोग जानते हैं, वैक्सीन कैरियर। अब ऑप्शन में दिया वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक। तो आइस पैक्स तो वैक्सीन कैरियर के अंदर ही रखे जाते हैं, हाँ। तो इसका आंसर है वैक्सीन कैरियर। और क्वेश्चन नंबर 43, पता नहीं ये कहाँ से ले लिया, पक्षी आबादी में होने वाली बीमारी का प्रकोप कहा जाता है? भाई ये तो हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन रट लीजिए। अब ये दे रहे हैं जिन्होंने पेपर सेट बनाया है तो अच्छा ही सोच कर बनाया होगा। तो ऑप्शन है इपोर्निथिक, असाधारण पशु महामारी, स्थानिक महामारी। तो इसमें पक्षी आबादी में जो है इपोर्निथिक ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत अच्छा है, पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को किस रूप में जाना जाता है? महामारी, विकर्ण, विश्व सर्वव्यापी महामारी, स्थानिक। तो देखिए पूरे देश में हो रही है तो महामारी आएगी, इसको हम एपिडेमिक कह सकते हैं। और पूरे दुनिया में अगर हो जाए तो इसको पैन एंडेमिक कहेंगे। और अगर किसी देश के अंदर छोटी छोटी जगहों पर हो रहा है तो इसको हम
एंडेमिक कंडीशन बोलते हैं। और क्वेश्चन 45 है, सतत विकास गोल लक्ष्य के अनुसार नवजात शिशु न्यूनोट मृत्यु दर को कम करना है। देखिए इसमें ऑप्शन है 12 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म, 24 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म, 36 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म, 48 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य गोल के अनुसार नवजात शिशु न्यूनोट मृत्यु दर को जो है 12 से, यानी कि 12 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म पर लाना है, ये हमारा लक्ष्य है। और एक क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्रिट्यू सूचकांक प्रायः किसके वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार। तो डेंगू इसका आंसर है, डेंगू। क्वेश्चन नंबर 47 है, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए। इसमें ऑप्शन है 3, 4, 4 और 9। तो देखिए इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसिड फास्ट बेसिलाई द्वारा कारित नहीं होती। देखिए एसिड फास्ट बेसिलाई यानी इसमें जो ऑप्शन दिए हुए कुष्ठ रोग, क्षय रोग, नोकार्डियोसिस, मोतीजरा। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि कौन सी बीमारी एसिड फास्ट बेसिलाई द्वारा कारित नहीं होती, तो इसका आंसर है मोतीजरा। और 49 है, पानी में उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पोर्स। तो जो देखिए सभी जीवाणु मर जाते हैं, इसमें फंजाई भी पानी गर्म करने में मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे, प्रोटोजोआ एक कोष के जंतु होते हैं वो भी मर जाएंगे, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो नहीं मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है क्या। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो दोस्तों ये हमने आज 50 क्वेश्चन के आपको बताए हैं, बाकी 50 हम कल आपको लाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो में कोई कमी रहेगी तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।